हाय दोस्तों। बहुत से लोगों को बचपन से ही भूत प्रेतों की कहानियां सुनने का शौक होता है। हम सभी बचपन से ही इस तरह की कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत होती हैं। लेकिन मैं जो कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूं, यह मनगढ़ंत नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। यह कहानी कुवैत नाम के एक देश की है, जिसे वहां के लोग बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। वहां की बहुत सी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में भी इस कहानी के बारे में छप चुका है, और सबका मानना है कि यह घटना सच में वहां हुई थी। हालांकि इस घटना को घटे हुए बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इस बारे में बातें करते हैं। इस कहानी की घटनाओं को 20 साल बीत चुके हैं और इसे अभी तक भुलाया नहीं गया है। यह कहानी है कुवैत देश की एक बहुत फेमस सिंगर की, जो जिन्नात की एक शादी में गाना गाने के लिए गई थी। इस सिंगर का नाम है नूरा। नूरा अपने जमाने की बहुत ही फेमस सिंगर थी, जो अपनी मीठी आवाज की वजह से कुवैत और आसपास के बहुत से देशों में थोड़े ही समय में बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई थी। अल तकाका नूरा, यह उनका पूरा नाम था। नूरा की आवाज के चाहने वाले ना सिर्फ कुवैत में बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड में थे। जिस जमाने में बड़े बड़े स्पीकर्स और साउंड इफेक्ट्स नहीं होते थे, उस जमाने में नूरा अपनी आवाज के बल पर लोगों को दीवाना बना देती थी। नूरा अपने पूरे बैंड के साथ बड़ी बड़ी शादियों में गाना गाने के लिए बुलाई जाती थी। किसी शादी में नूरा का जाना बहुत बड़ी बात माना जाता था। सबको यकीन था कि नूरा आने वाले समय में पूरी दुनिया की बड़ी सिंगर्स में से एक होने वाली है। लेकिन फिर एक दिन अचानक नूरा ने ऐलान कर दिया कि अब वो गाना नहीं गाएगी। ना सिर्फ उसने बल्कि उसके पूरे बैंड ने ही, बल्कि उसका पूरा बैंड ही अचानक से सिंगिंग से दूर हो गया। नूरा के ऐसे अचानक सिंगिंग से संन्यास लेने की बात पूरे देश में फैल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि नूरा ने अपने कैरियर के शिखर पे ऐसा फैसला ले लिया है। फ्यूचर के अपने सारे प्लान्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नूरा ने रातों रात हमेशा के लिए सब कुछ खत्म कर दिया। पूरे देश में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी को नहीं पता था कि नूरा ने ऐसा क्यों किया। बहुत से पत्रकारों ने नूरा से इस बारे में बात करने की कोशिश भी की, लेकिन नूरा ने कोई भी इंटरव्यू देने से साफ मना कर दिया। लेकिन फिर आखिर में उस समय के एक जाने माने रिपोर्टर ने नूरा को इंटरव्यू देने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन इंटरव्यू के लिए नूरा ने शर्त रखी थी कि वो जो कुछ बताएगी उसकी बातों को बिल्कुल ऐसे के ऐसे जनता तक पहुंचाया जाए, उसकी किसी बात में छेड़छाड़ ना की जाए। नूरा ने रिपोर्टर को भी आगाह किया था कि जो कुछ वो उसको बताने वाली है, उसको जानने के बाद रिपोर्टर की जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन रिपोर्टर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो गया। उस पूरे इंटरव्यू की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी, लेकिन इंटरव्यू होने के कुछ ही दिनों बाद उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की इकलौती कॉपी गायब हो गई। वो रिपोर्टर भी जिसने वो इंटरव्यू लिया था, वो भी अजीब ही तरीके से गायब हो गया। वो कहां गायब हुआ, ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन गायब होने से पहले उसने जो बातें दुनिया के सामने रखी थी, वो सब मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। वो पत्रकार बताता है, जब मुझे पता चला कि नूरा मुझसे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गई है, तो मैं बहुत खुश था। मैं जानना चाहता था कि नूरा ने अचानक सभी तरह की सिंगिंग से संन्यास क्यों ले लिया। मैं इस बात को लेकर भी खुश था कि दुनिया में मैं अकेला ऐसा रिपोर्टर हूं जिससे मिलने के लिए नूरा तैयार हुई थी। नूरा का घर एक बहुत ही पॉश एरिया में था, लेकिन उस दिन जब मैं उसके घर में गया तो मुझे हर जगह धुआं दिखाई दिया। और जब मैं उस जगह पर बैठा जहां उन्होंने मुझको बैठने को कहा था, तो मुझे अपने चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी मिली। मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था।
तभी मेरी नजर नूरा की तरफ पड़ी, जो सामने एक कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में एक कप गर्म कॉफी लिए। उसका चेहरा पीला था, जैसे कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई हो। यहां तक कि उसकी आवाज भी बदल गई थी। वैसी तो बिल्कुल नहीं थी जैसी हम हमेशा से सुनते आए थे। मैंने नोटिस किया कि सामने बैठी वो मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। मेरे कपड़े, मेरे हाथ पैरों को बहुत ध्यान से नोटिस कर रही थी। सच बताऊं तो उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगने लगा था। मैं बस जल्दी से इंटरव्यू पूरा करना चाहता था। नूरा, आपके ऐसे अचानक सिंगिंग कैरियर को अलविदा कहने के पीछे क्या कारण छुपा है, क्या आप बताएंगी? मेरी बात सुन के नूरा अचानक से मेरी तरफ देखने लगी और फिर 2 मिनट जमीन पर देखते रहने के बाद नूरा मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, हां, तभी तो मैं आपके पास आया हूं। आपके फैंस, आपके चाहने वाले सब इस बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूं, लेकिन आपको ये वादा करना होगा कि जो कुछ मैं आपको बताने जा रही हूं, आप इसको ईमानदारी से, बिना छेड़छाड़ किए दुनिया के सामने पहुंचाएंगे और इस पूरे इंटरव्यू की आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। बस इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने नूरा की शर्तें मान ली और फिर नूरा ने अपनी बात शुरू की। एक दिन मुझे एक औरत की कॉल आई थी। वो औरत चाहती थी कि मैं उसकी इकलौती बेटी की शादी में शामिल हूं। उसने बताया कि उसकी बेटी मेरी बहुत बड़ी फैन है और अगर मैं उसकी शादी में गाना गाने नहीं गई तो वो शादी भी नहीं करेगी। पहले तो मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि उस दिन मैं बहुत थकी हुई थी और ऐसे अचानक किसी फंक्शन में जाने का मेरे पास टाइम भी नहीं था। नॉर्मली ऐसे किसी फंक्शन में जाने से पहले मुझे अपने क्रू के साथ रिहर्सल करनी होती थी, लेकिन वो औरत फोन पर गिड़गिड़ा रही थी। वो चाहती थी कि बस मैं एक बार उसकी बेटी की शादी में आ जाऊं। बदले में वो मुझे मुंह मांगी फीस भी देने को तैयार थी। आखिर में मेरा दिल पसीज गया। मैंने उसकी बेटी की शादी की तारीख पूछी तो उसने बताया कि उसकी शादी आज ही होने वाली है। फंक्शन शाम 9 बजे से सुबह तक चलने वाला था। मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अब मैंने उसको हाँ कर ही दी थी, तो ना चाहते हुए भी मैंने अपने क्रू मेंबर्स को कॉल किया और रात के प्लान के बारे में बताया। मेरे क्रू मेंबर्स कभी मेरी बात नहीं टालते थे, इसलिए वो सब भी बिना बहस किए मेरे साथ जाने को तैयार हो गए। फिर शाम को हम सब लोग तैयार होकर उस एड्रेस पर पहुंचे जो मुझे दिया गया था, तो देखा कि वो तो एक बहुत ही बड़ा और आलीशान घर था। शहर से दूर एक सुनसान से इलाके में। पूरे घर को तरह तरह की लाइट से सजाया गया था। बच्चे खेलते भागते हुए दिख रहे थे। पूरा ग्राउंड मेहमानों से खचाखच भरा था। खाने के इतने आइटम्स लगे थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। भीड़ इतनी थी कि हमें घर के अंदर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। तभी एक औरत हमारे पास आई। उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। मैं समझ गई कि यही दुल्हन की मां है जिसने मुझे कॉल किया था। फिर वो हमें अपने साथ एक कमरे में ले गई। बोली, ये आपका रूम है, आप यहां तैयार हो सकते हैं। इतना कह के वो वहां से चली गई। लेकिन उसके जाने के थोड़ी देर बाद वहां एक और औरत आई, बहुत ही लंबी और तगड़ी सी। उसके साथ में कुछ लड़कियां और थीं। वो सब की सब लंबी तगड़ी थी। उन सब में एक अजीब बात मैंने नोटिस की कि वो सब की सब बिल्कुल सीधा देख रही थी, बिल्कुल भी मुड़ नहीं रही थी, जैसे कि उनकी गर्दन दाएं या बाएं नहीं हो सकती। और उन्होंने जब हमसे हाथ मिलाया तो उनके हाथ भी बहुत सख्त थे। किसी लड़की के हाथ तो लग ही नहीं रहे थे। उस औरत ने मुझसे कहा
कि मैं बाहर ही आपके आने का वेट कर रही हूं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। और फिर वो कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद हम सब भी बाहर स्टेज पे जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन मेरे ग्रुप में एक लड़की थी जिसका नाम शम्स था। शम्स बोली कि उसको यहां बहुत अजीब लग रहा है। उसने बताया कि जब वो औरत उनके कमरे में आई और उससे हाथ मिलाया तो उसको अचानक से बहुत डर लगने लगा। शम्स हमारे ग्रुप में सबसे छोटी थी। मैंने उसको समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सच बताऊं तो उस वक्त मेरे दिल में भी मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिल जानता था कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। अगर उस वक्त मैं ही घबरा जाती तो मेरे ग्रुप के मेंबर्स को कौन संभालता। मैंने उनसे कहा कि चलो जल्दी से बाहर चलते हैं और फिर जल्दी से अपना काम खत्म करके यहां से निकल लेंगे। फिर हम तैयार होके रूम से बाहर निकले तो वो औरत बाहर ही हमारा वेट कर रही थी। फिर वो हमें सीधा स्टेज पर ले गई। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पार्टी थी। वहां इतने सारे लोग थे कि दूर दूर तक सिर्फ सर ही सर दिखाई पड़ रहे थे, और वो सब लोग तरह तरह का खाना खा रहे थे। फिर दूल्हा दुल्हन भी वहां आ गए। दूल्हे ने अजीब से कपड़े पहने थे, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे पहने जाते थे, जबकि दुल्हन ने काले कपड़े पहने थे। फिर मैंने गाना गाना शुरू किया। उन लोगों को जरूर मेरे गाने पसंद आ रहे थे, क्योंकि वो सब मेरे गानों पर झूमने लगे थे। हमने 1 घंटे तक परफॉर्म किया और फिर कुछ देर रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चले गए। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। इतनी लोगों की भीड़ में मुझे बहुत घुटन हो रही थी, इसलिए मैं कुछ देर एकांत में सांस लेने के लिए ऊपर 2nd फ्लोर पर चली गई। लेकिन ऊपर पहुंची तो मुझे बहुत हैरानी हुई। ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल वीरान पड़ा था। वहां पड़ी पुरानी चीजों पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी, जैसे कि कोई सालों से उस फ्लोर पर नहीं आया हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? नीचे तो इतने सारे लोग मौजूद थे कि सांस भी नहीं ली जा रही थी, और यहां ऊपर बिल्कुल सुनसान, और यहां ऊपर बिल्कुल सुनसान है। लेकिन मैं बस कुछ देर लेट के आराम करना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं उस फ्लोर पे थोड़ा और आगे गई तो आगे मुझे एक रूम दिखाई दिया। रूम के अंदर एक बेड था जो कि अच्छी साफ हालत में दिख रहा था। मैं उस बेड पे जाके लेट गई और लेटते ही मेरी आंख लग गई। लेकिन आंख लगते ही मैंने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और देखने में बहुत डरावनी लग रही थी, वो गुस्से में चिल्लाती हुई मेरे पीछे भाग रही थी और बस किसी तरह मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी। वो सपना देखते ही मेरी आंख खुल गई। मैं उसी वक्त कमरे से भागने लगी। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था, लेकिन अब दरवाजा बंद था। मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैंने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और अल्लाह को याद करने लगी। फिर कुछ देर बाद मैंने आंख खोली तो दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं उसी वक्त भाग के कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन बाहर जाते ही मुझे हल्की हल्की रोशनी में एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वहां कोई खड़ा था, कोई आदमी। उसने मुझसे गाना गाने के लिए कहा, गाओ नूरा, हम आपकी आवाज से प्यार करते हैं, हमें आपका गाना सुनना पसंद है। मैंने पूछा, लेकिन आप हैं कौन? तो वो बोला, मुझे तुम्हारी आवाज से प्यार है नूरा, इसलिए मेरे लिए गाओ। मैंने कहा, मेरा तो डर के मारे पूरा शरीर कांप रहा है, ऐसे में मैं गाना कैसे गा सकती हूं? तो वो हंसने लगा, बोला, डरो मत नूरा, क्योंकि कोई भी अपने जीवन के दिनों को पूरा करने से पहले नहीं मर सकता।
फिर मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और सीधा वहां से भाग के अपने रूम में चले गई। रूम में पहुंची तो देखा कि मेरे ग्रुप की सब लड़कियां शम्स के चारों तरफ खड़ी उसको चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। शम्स को रोता देख मुझे उसकी बहुत फिक्र होने लगी। मैं जल्दी से उसके पास गई और उससे पूछा तो शम्स बोली कि मैं इस जगह पे एक पल और नहीं रुकना चाहती। ये जगह ठीक नहीं है, ये लोग हमारी तरह इंसान नहीं है। मैंने कहा शम्स, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो बोली कि जब आप कई देर बाद भी यहां वापस नहीं आई तो मैं आपको देखने के लिए ऊपर सेकंड फ्लोर पर गई थी। लेकिन ऊपर गई तो देखा कि वो फ्लोर तो बिल्कुल वीरान था, वहां कोई इंसान नहीं था, पूरे फ्लोर पर अंधेरा था। तभी मुझे वहां अंधेरे में कोई खड़ा दिखाई दिया। वो लग तो किसी इंसान के जैसा रहा था, लेकिन मुझे उसके शरीर से बहुत गर्मी निकलती महसूस हो रही थी। उसने मुझसे गाने के लिए कहा, लेकिन मैं गाना नहीं गा पा रही थी। मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो उसने मेरे मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मारा। नूरा, ये लोग इंसान नहीं हैं, ये जगह भूतों और जिन्नातों से भरी हुई है, हमें अभी यहां से निकल जाना चाहिए। शम्स ने रोते हुए मुझसे बोला। मैंने शम्स को अपने गले लगा के उसे चुप करवाया। मैंने अपने ग्रुप से कहा कि अगर हमें यहां से सही सलामत निकलना है तो जिस काम के लिए हमें यहां बुलाया गया है वो काम हमें पूरा करना ही पड़ेगा। शम्स बोली, हम यहां से चुपचाप भाग भी तो सकते हैं, मुझे इनके पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा पैसों की बात नहीं है, हमें नहीं पता हमारा सामना किन चीजों से हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि हम ऐसा कुछ करें जिससे ये नाराज हों और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। हमें बस किसी तरह दिन निकलने का इंतजार करना है और तब तक इन लोगों को अपने गाने से बहलाए रखना है। फिर हम पांचों बाहर गए और अपना परफॉर्मेंस शुरू किया। वो सब लोग हमारे साथ गा रहे थे और नाच रहे थे। नाचते हुए पहले तो वो सब इंसानों की तरह ही दिख रहे थे, लेकिन 12 बजते ही उनका असली रूप सामने आने लगा। लेकिन वो लोग तो जैसे नाच गाने में बिल्कुल पागल हो चुके थे। उनको कोई होश ही नहीं था, जैसे कि उन्होंने नशा कर रखा हो। बस तेज म्यूजिक की आवाज में झूमे जा रहे थे। और फिर नाचते नाचते वो लोग अपने कपड़े उतारने लगे। तब हमने उनके पैर देखे। उनके पैर इंसानों जैसे नहीं थे, बल्कि जानवरों के जैसे थे। मैंने देखा कि स्टेज के सामने नाचते हुए अपने बाल पकड़ के खींचने लगी। उसके सारे बाल उसके हाथ में आ गए। मुझे लगा शायद वो विग होगी, लेकिन फिर मुझे उसके सिर से खून निकलता दिखाई दिया। लेकिन उसको कोई दर्द नहीं हो रहा था, वो बस पागलों की तरह नाचे जा रही थी। धीरे धीरे उन सबके गाने की आवाजें हमसे भी तेज हो गईं। अब पूरे ग्राउंड में सिर्फ उन्हीं की आवाजें गूंज रही थी। वो लोग हमारी समझ के बाहर के ही शब्द बोल रहे थे। मैं अपने ग्रुप से आंखों आंखों में बात कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि चाहे कुछ भी हो, गाना बंद नहीं होना चाहिए। शम्स सबसे पीछे खड़ी थी। मैंने उससे कहा कि तुम भूल के भी आगे मत आना। मुझे पता था अगर उसने वो सब देख लिया तो वो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाएगी। हम बस गाते रहे और सुबह होने का इंतजार करते रहे। और फिर कई घंटों बाद सूरज की पहली किरण निकली और उस ग्राउंड में रोशनी पड़ते ही वो सब के सब एक साथ अचानक से गायब हो गए। पूरे ग्राउंड में अचानक से भयानक सन्नाटा फैल गया। हमारे पास भागने का यही मौका था। हम उस घर से निकले और अपनी पूरी ताकत से भागने लगे। वो घर जो रात में रोशनी में जगमगा रहा था, अब एक खंडर में बदल चुका था। हम भागते रहे। फिर एक जगह हमको दूर अंधेरे में एक आदमी जाता दिखाई दिया। शम्स ने आवाज मार के उस आदमी को रुकने को कहा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये भी उन्हीं में से एक तो नहीं है।
लेकिन वो कोई बूढ़ा शेख था। वो हमारे पास आया और हमसे पूछने लगा, तुम लोग कौन हो और इतनी देर रात यहां क्या कर रही हो? तुम लड़कियों को यहां इस समय नहीं होना चाहिए। तभी मेरे ग्रुप की एक लड़की आगे आई और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, ये नूरा है, आप इसे नहीं जानते क्या? हम सब यहां एक शादी में गाना गाने आए थे। बूढ़ा आदमी हैरानी से बोला, शादी में? कहां थी शादी? वो बोली, पीछे एक बहुत बड़ा घर था जो पूरा सजा हुआ था। आप उस घर को नहीं जानते क्या? बूढ़ा आदमी बोला, अगर जानता होता तो तुमसे क्यों पूछता? तो उसने उस तरफ इशारा करके उस घर के बारे में बताया। तो बूढ़ा आदमी हैरानी से बोला, तुम उस घर में गए थे? वो घर तो ना जाने कितने सालों से खाली पड़ा है, वहां तो कोई नहीं रहता। हमने कहा, हम सच कह रहे हैं, हमें उसी घर में बुलाया गया था। वहां बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी